हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलो ठीक है। तो आज म्यूटेरिया का सेट नंबर 9 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ थी? उड़ीसा की राजधानी है, याद रखिएगा। और ये मंदिर जो है ये लाल पत्थर से बना है, ये भी याद रखिए, लाल पत्थर से बना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र उस वक्त किसका शासनकाल था? तो अशोक के शासनकाल में बोल सकते हैं, है ना, अशोक के शासनकाल में। और उस वक्त इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य ने। इसका आयोजन कब हुआ था? तो कहीं 255 लिखता है तो कहीं 256 ईस्वी पूर्व लिखता है ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम्म पिटक की रचना हुआ है, भी याद रखिए। तृतीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम्म पिटक की रचना हुआ है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? तो एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन से संबंधित चर्चा किया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है तैमूरलंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नसरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, प्राकृत भाषा में। याद रखिए, प्राकृत। अगर ये बुद्ध धर्म की अगर बात है उसमें क्या होता है? तो पाली भाषा। याद रखिए उसमें क्या होता है? पाली भाषा में उपदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह, इसमें कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में भोगवान नदी के किनारे स्थित है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ठीक है। ऐसे यहाँ आंसर दे रखा है दीपवंश दे रखा ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से महावंश होना चाहिए। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो महावंश भी लिखता है और दीपवंश भी लिखता है ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो राइट आंसर आपका ई दे रखा है, तो अब यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन इसे बुक में आपको दे रखा है यहाँ पर दीपवंश, लेकिन गूगल पे जब सर्च कीजिएगा तो दोनों लिखता है, महावंश भी लिखता है और दीपवंश होता है ठीक है। तो देखिएगा इसकी थोड़ा 7 को देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है मेगास्थनी निम्न में से किस के राजा दरबार में दूत बनकर आया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य में आया था। मेगास्थनी जो है एक दूत बनकर आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग के समाज और संस्कृति के साथ साथ पाटलिपुत्र नगर का भी विस्तृत वर्णन किया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अय्यार ए दानिश के नाम से किया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंचतंत्र को अय्यार ए दानिश के नाम से किया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त कौन था? ये मौर्य वंश के संस्थापक। आर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो याद रखिएगा जैन धर्म का ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो 298 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो सरमबेलगोला में। सरमबेलगोला कहाँ थे? भी याद रखिए कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला जाता है? तो अपृहत कहा जाता है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब सिंचित भूमि किसको बोला जाता है? उसको
उसको क्षेत्र बोला जाता है। अब बंजर भूमि को खिला बोला जाता है, बंजर भूमि को खिला बोला जाता है। वही रहने वाले भूमि को क्या बोलते हैं, वस्ती बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है खेरा का युद्ध किन के बीच हुआ था। खेरा का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था खेरा का युद्ध। और ये कब हुआ था युद्ध, ये 1707 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में साहू जीत गया था और उसके बाद से साहू का वास्तविक सत्ता प्राप्त हुआ था। साहू ने सतारा में 1707 से लेकर 1749 तक शासन किया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भारत में विलय कर लिया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बख्त खान। याद रखिएगा, बख्त खान। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा था कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विवियन डेरोजियो। विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक थे। और इसकी संस्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 1828 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कमेंट आया था, इससे पहले में भी एक सेट प्रैक्टिस करवाया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए अमृतसर की संधि की बात पूछा जा रहा है, किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। ये नहीं पूछा जा रहा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। अगर ये पूछता है कि जब इस संधि अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो मिंटो प्रथम था। बहुत सारे कमेंट में आ रहे क्या आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी। आपसे पूछा रहा है किन अधिकारियों के बीच ये अमृतसर की संधि हुआ था, ये आपसे पूछा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था, तो मिंटो प्रथम हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेद समाज कहा जाता है। क्या कहता है, वेद समाज का। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। याद रखिए 1864 ईस्वी में मद्रास के केशव चंद्र और के धरलू नायडू के द्वारा किया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाए, उपयुक्त में से कहीं नहीं। उपयुक्त में से कहीं नहीं। तब रहास वाले इसका गठन कहाँ किया गया था, तो इसका गठन जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो गठन हुआ था ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिए लंदन में हुआ था। 1905 में किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिए लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस का भी स्थापना किया था। श्यामजी कृष्णा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की है, तो भी लंदन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड रिपन के समय क्या होता है, ये पारित हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है कब हुआ था, तो ये 1881 में। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे। कब चुने गए थे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1892 ईस्वी में चुने गए थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी याद रखिएगा। चलिए ये प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है। साथ साथ ये बोलना चाहते हैं जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए और सेशन को लाइक करते चलिए। बस इतना ही आप लोग से हम लोग चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था। काकोरी षड्यंत्र जो है ये कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, ठीक है।
और इस घटना में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि को गिरफ्तार कर फांसी दिया गया था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। इस कांड में करीब 30 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है हवाई सोशलिज्म किसकी रचना है? हवाई सोशलिज्म जो है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रथम पूछा जा रहा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1869 से 72 में। और ये प्रथम जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1872 में। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और कब से? 1881 से, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और कब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में, याद रखिएगा। अब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो भी 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना आपसे पूछा जा रहा है कि पहले घटा है? तो यहाँ पर देखा है साइमन कमीशन जो है कब आया था? तो फरवरी में आया था 1928 में, सब याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। डांडी मार्च की अगर हम बात करें तो हुआ था डांडी मार्च कब? 1930 में। उसके बाद यहाँ पर दे रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो ये नहीं लिखा है समाप्ति है क्या, तो अगर हम समाप्ति को लेकर चलते हैं तो 1934 में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले देखा है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइमन कमीशन का आगमन, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, प्रशासनिक सुधार। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर रोक। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा? जिसे काला कानून की संज्ञा भी से दिया गया था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, अरुणडेल समिति के अनुशंसा पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1906 में। ढाका के नवाब समीउल्लाह खां एवं आगा खां के प्रयासों से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसके राइट आंसर हो जाए। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1932 में, भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 1860 इसमें पहली बार भारत में आयकर लगाया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो, यानी मणिपुर से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्मोड़ा जेल में। अगर वही हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद को तो उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगर वही हम बात करते हैं महात्मा गांधी को तो उनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, ये कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन तीनों को गिरफ्तार कर रख दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मस्की में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका हेनसंग हो जाएगा, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग जो है भारत कब से कब तक रहा था? तो 630 से 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। उसके बाद 637 में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसकी रचना थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट्स में इसका बताइए, बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं तो कमेंट्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है शैशव काल की अवधि है, शैशव काल की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित में कौन बीज नहीं, मतलब कौन इसमें सीड नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साबुनदाना जो है आपका ये सीड नहीं है, बल्कि साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें गेहूं की बात करें, काली मिर्च की बात करें, सौंफ की बात करें, सब के आपके बीज यानी सीड है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखा है तो पहला ही आपका सही, यानी असम बिहू जो कहाँ का नृत्य थे? असम का। अगर वही हम बात करते हैं भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, उड़ीसा का नहीं है। अगर लावनी की अगर हम बात करते हैं तो लावनी कहाँ है? ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? टेरा रोसा मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आपका बी है, ये कहवा के लिए। कहवा के लिए क्या बेस्ट इस मिट्टी को माना जाता है। और आपको पता होगा कि कहवा किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये ब्राज़ील में। कहाँ? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और कमेंट में बताइए कमेंट भारत में कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित। देखिए दीनदयाल बंदरगाह को पहले कांडला बंदरगाह नाम था और 2017 में कांडला बंदरगाह को कन्वर्ट कर दिया, किस में? दीनदयाल बंदरगाह में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है आपको मिलान करना है यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ थी? कोलकाता में, यानी ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का ये भोपाल में है, तो ये हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद देखा जाए वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? ये आपका देहरादून में हो जाएगा, यानी 4, यानी सी का हो जाएगा आपका 4, यानी 2, 3, 4 लास्ट में 1 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ये हो गया आपका 47 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है
राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना, यहाँ पर देखा है तो पहला और तीसरा आपका सही। इसका आयोजन बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में किया गया। पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ पहला और तीसरा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा आपका गलत है। भारत ने कुल 66 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 66 पदक नहीं जीते हैं, बल्कि 61 पदक जीते हैं। ये भी याद रखिएगा, कितने? 61 पदक जीते किसमें? राष्ट्रीय खेल 2022 में, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए? 1 और 3 आपका सही है ना। 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद को चुना गया। वही अगर हम बात करते हैं दिलीप टिकरी कौन है? तो हॉकी इंडिया के क्या है? अध्यक्ष। अगर वही हम बात करते हैं शुभ्रकांत पांडा की बात करते हैं तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। और ये कब लॉन्च किया? तो 5 अगस्त 2022 को लॉन्च किया। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? थी किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से जो यौन स्पर्श के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? तो इसमें कौन सा रोग होगा? तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, गोनोरिया रोग जो है ये पहली बात है कि आपको होता है जीवाणु से संक्रमण के कारण होता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा HIV यानी एड्स का इलाज नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रक्तदान जो है कहता है कि मैं कौन सा HIV एड्स का इलाज है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, रस्ट जो है एक ऐसा रोग है जो गेहूं को क्या करता है? खत्म कराने, खा जाता है, यानी बर्बाद कर देता है। तो रस्ट क्या है? ये कवक एक तरह का रोग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आपका असत्य फल है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी जो आपका सत्य फल। अब सत्य फल किसे कहते हैं? असत्य फल किसे कहते हैं? असत्य फल उसे कहते हैं, याद रखिएगा, जिसका निर्माण जो होता है किसी फूल ये अंडाशय से नहीं होता बल्कि फूल के अन्य भाग से होता है, उसको बोलते हैं असत्य फल। जैसे इसमें आज स्ट्रॉबेरी हो गया, अंजीर हो गया, अनानास हो गया। और सत्य फल किसे कहते हैं? जो फूल के अंडाशय में बनते हैं। सत्य फल किसे बोलते हैं? जो फूल के अंडाशय में बन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है, पाचन तंत्र में अग्न्याशय का क्या कार्य? पाचन तंत्र में अग्न्याशय का क्या कार्य? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है, DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी 4 पाए जाते हैं। 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए, जैसे एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या है विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर मैग्नीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीज से ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइमों के उत्पादन सहित विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैग्नीज होना चाहिए। तो मैग्नीज तो आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा, इससे राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है, महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, और इसका स्राव कहाँ से होता है? तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित यह एक तरह का क्या है? हार्मोन, यानी बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि से इसका क्या होता है? स्रावित होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है चिकित्सीय स्थिति का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो, यानी एक्सरे का उपयोग नहीं होता। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण G को प्रभावित नहीं करता? G को प्रभावित नहीं करता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा वायु, यानी वस्तु के द्रव्यमान जो है ये किसी को प्रभावित नहीं कर सकता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए यहाँ पर? यानी G के यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान को वस्तु का द्रव्यमान जो है प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ठीक है, यानी फ्री होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अभी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट से बताइएगा किसके कारण ये ऐसा होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता? देखिए ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताने कौन इसको प्रभावित नहीं करता? राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हर सवाल के सब प्रभावित करता है, आपको तापमान भी प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है और आर्द्रता भी क्या करता है? प्रभावित करता है। राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप याद रखिए, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, यानी चांदी, जिसका संकेत क्या होता है? Ag होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये हैलाइड खनिज होता है। कैसा खनिज होता है? तो हैलाइड खनिज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl होता है, ठीक हो। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोला है, जैसे आम जिंदगी हम लोग जो नमक खाते हैं उसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं बल्कि क्या है? लिथियम है। याद रखिए सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। अगर आपसे पूछा कि सबसे भारी धातु कौन होता है? तो ओस्मियम होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आयरन पायराइड। तो आयरन पायराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2 होता है, और ये देखने में सोना जैसा दिखता है, मतलब ये एक पीतल जैसी चमक होती है, ठीक है ना, मतलब भ्रम होता है कि सोना, लेकिन ऐसा नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मैग्नीशियम का भी प्रयोग किया था, डुरेलियम का भी प्रयोग किया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा। बाकी ये आपको नाइक्रोम दे रखा है, ये हीटर में यूज़ किया था। नाइक्रोम जो है हीटर में यूज़ किया, ये क्या है? एक मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है हंसाने वाले गैस के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है निम्न में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आंख में जलन पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा एक्रोलीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है गैसों के आयतन दाब विभिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आइसोथर्मल्स। याद रखिए आइसोथर्मल्स उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 तीनों जो है आपको भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं। तो राइट आंसर 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा
सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भी याद रखिएगा 1985 में। याद रखिए 92वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसी में कहा था कि दल बदल जो 10वीं सूची में इसको जोड़ा गया था, दल बदल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या किया था, अदा किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा के.टी. शाह ने कहा। ये किसका स्टेटमेंट, तो के.टी. शाह का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है 77, निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका किस अनुच्छेद में इसका वर्णित किया गया, तो 263 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 78 कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 324। याद रखिए अनुच्छेद 324। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध का संबंध है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी ब्रिटिश के संविधान से लिया है। कौन सा संसदीय प्रणाली, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आता था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किए थे, किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत। अभी कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। याद रखिए 1978 में हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं, यानी इसका आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिए 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, और कब, तो 1901। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक रहता है। अब राज्यसभा के अध्यादेश जारी जो है राष्ट्रपति कब करता है, जब संसद का कोई भी सदन सत्र में, यानी लोकसभा चाहे राज्यसभा सत्र में न हो, या संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, तब अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी के तहत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दी है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक
सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2006 से 2007 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है, कुल खर्च कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 79,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हंगरी का मैदान। हंगरी का मैदान जो है रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य आपका गलत है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ये आपका तथ्य क्या है? ये आपका तथ्य क्या आपका गलत दे रखा है, याद रखिएगा। चलिए, अब ये ब्रिटेन जो ये कहाँ, तो याद रखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी में नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल किस राज्य के संयुक्त परियोजना में से एक है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। याद रखिए हिमाचल प्रदेश से। अगर वही हम बात करें थारू जनजाति कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुंडा जनजाति तो झारखंड, अगर भील जनजाति हो तो राजस्थान से, अब भुटिया जनजाति हो तो आपका सिक्किम से। तो ये सब फैक्ट याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 कहता है भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पहले कांडला होगा, उसके बाद हल्दिया होगा, उसके बाद पारादीप हो जाएगा, उसके बाद कोची हो जाएगा। तो आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 का था निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 40। और इससे पहले भी एक सेट में हम प्रैक्टिस करवाए थे, उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि ये नहीं बल्कि डी होगा। तो आप लोग कन्फर्म हो ले कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो बी होगा। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता सबसे ज़्यादा होता है? यानी किस तरह की मिट्टी में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी जो किस चट्टान से बनती है? तो याद रखिएगा बैसाल्ट चट्टान। याद रखिएगा बैसाल्ट चट्टान। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाने, क्योंकि इस काली कपास इसलिए कहा जाता है कि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल आपसे पूछा गया कि संगम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कर्णप्रयाग। याद रखिएगा कर्णप्रयाग। अच्छा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का नाम कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी। याद रखिए अलकनंदा जो है और भागीरथी नदी दोनों कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग के बाद से जब दोनों संयुक्त धारा जब आगे बढ़ते तो इसी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो याद रखिएगा गंगा नाम कैसे पड़ा? अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद उसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी छोटा नागपुर के पठार को भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। साथ साथ ये भी याद रखिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज का भंडार गृह भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ। और ये सेट नंबर कौन सा था? सेट नंबर 9 था। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।